बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज भी हमारा लेज़र एंड ऑप्टिक्स का ही टॉपिक है। अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, और उसकी हमने रेट इक्वेशंस भी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम करेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और उसकी रेट इक्वेशन फाइंड करेंगे, देन स्पॉन्टेनियस एमिशन और उसकी रेट इक्वेशन, और उसके बाद हम जो है स्टिमुलेटेड एमिशन जो है उसको स्टडी करेंगे और उसकी रेट इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच एटम्स in the ground state absorbs energy from incident photon and jumps into the higher energy state is known as or is called the absorption of radiation। इस प्रोसेस में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट के से जो है एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद जो है क्या होता है, मतलब फिगर से अच्छे से समझेंगे कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन या फिर एटम पड़ा होता है, तो हम एक इंसिडेंट जो है एनर्जी देते हैं, इंसिडेंट फोटोन की फॉर्म में हम एनर्जी देते हैं। तो वो क्या करता है, वो एटम जो है वो हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाता है आफ्टर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है टू एनर्जी लेवल सिस्टम जो है वो कंसीडर किया है। ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, मतलब ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, और ये आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो है ये पूरा प्रोसेस है। इसमें क्या हुआ, हमारे पास एक फ़ोटोन जो है वो हमने इंसिडेंट फ़ोटोन दिया, यहाँ से जो है लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके हायर एनर्जी स्टेट की तरफ चला गया। क्या करने से, इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्बिंग फ़ोटोन एनर्जी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने जो है फ़ोटोन की एनर्जी को अब्जॉर्ब किया। इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द एक्साइटेड स्टेट आफ्टर अब्जॉर्बिंग फ़ोटोन एनर्जी। ठीक है, मतलब यहाँ पर उसने जंप किया फ़ोटोन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद। यहाँ पर जो है इसके एक्सप्लेनेशन को जो है अपने लफ्ज़ों में बयान कर लेते हैं। कंसीडर अ टू एनर्जी लेवल सिस्टम हैविंग एनर्जी स्टेट E1 एंड E2 and the population of atoms N1 and N2 in these state at thermal equilibrium. The level E1 is the ground state or lower energy level state. Okay, the level E2 is the excited state और higher energy level state. Okay, हम explanation को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देन इसमें मेन बात यह है कि एटम्स जो है लोअर एनर्जी स्टेट में जब पड़ा हुआ है तो वो खुद ब खुद कभी भी हायर एनर्जी स्टेट की तरफ नहीं जाएगा। हमें यहाँ पर कोई ना कोई इंसिडेंट फोटोन देना पड़ेगा, मेक ट्रांजिशन करनी पड़ेगी, तब ही वो जो है हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगा, खुद ब खुद कभी नहीं जाएगा। एटम्स जो है उसको एनर्जी की, यहाँ पर जो एटम और इलेक्ट्रॉन हमने रखा है उसको एनर्जी की ज़रूरत रहेगी हर वक्त हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाने के लिए। ग्राउंड स्टेट से एटम जो है वो जंप करता है E2 एनर्जी लेवल से E1 एनर्जी स्टेट से E2 की तरफ, व्हेन फोटोन एनर्जी और लाइट एनर्जी equals to the energy difference of two energy levels is incident on the state। वही बात कर रहे हैं कि E2 से E1 से E2 की तरफ जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स को एनर्जी चाहिए होगी, फोटोन एनर्जी चाहिए होगी या फिर लाइट एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, जो हम यहाँ पर इंसिडेंट फोटोन दे रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और लाइट अकर्स ओनली। एब्जॉर्प्शन जो है रेडिएशंस की या फिर लाइट जो है वो जस्ट अकर करती है किस केस में, अगर एनर्जी जो है हमारे पास एच न्यू जो एनर्जी है हमारे पास डेल ई, अगर वो इंसिडेंट फोटोन की हमारे पास गिवन है, क्या होती है, एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इसको लिख लेते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और लाइट अकर्स ओनली इफ़ एनर्जी एच न्यू, यानी हमारे पास एच न्यू एनर्जी जो है यानी डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज़ गिवन एज डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 आ गया। डेल ई जो है यानी एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के, तो यहाँ पर मैं एच न्यू पुट कर दूँगी इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास है जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। देन है द इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। दोनों एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हमारे पास क्या होते हैं, ए प्लस एच न्यू एरोसाइन ए स्टेरिक, ये इसकी इक्वेशन है। इसके बाद अब हम जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की जो है
रेट इक्वेशन को जो है फाइंड करेंगे। अब हम जो है रेट इक्वेशन को देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले फिगर को फिर से देखते हैं। फिगर हमने जो बनाई थी उसमें हमने लोअर एनर्जी स्टेट लिया था एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ग्राउंड स्टेट में, उसके बाद हमने एक इंसिडेंट फोटोन दिया तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके हायर एनर्जी स्टेट की तरफ चला गया। मतलब कंसीडर N1 पॉपुलेशन ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द ग्राउंड स्टेट E1. The quantity N1 is called the population of atoms in the state energy state E1. Then मेरे पास important बात यहाँ पर है जी, the incident energy per unit volume is called the energy density. यहाँ से मेरे पास energy density की जो है definition आ रही है। The population of atoms N2 and energy state E2 increases during this process. मतलब ये population of atoms N2 जो है और energy state E2 जो है वो increase होती है इस प्रोसेस के दौरान, यानी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन N2 ऑफ एटम्स इन एनर्जी स्टेट E2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन N1 ऑफ एटम्स इन लोअर एनर्जी स्टेट E1 एंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब मेरे पास रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ पॉपुलेशन N2 जो है, पॉपुलेशन ऑफ एटम्स N2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे पास N1 पॉपुलेशन ऑफ एटम्स के और डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। तो मैं यही मैथमेटिकल में करूँगी। मैथमेटिकल क्या है जी, मेरे पास द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, यानी इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स मतलब N2 यहाँ पर, और एक्साइटेड स्टेट वी नो दैट E2 होती है हमारे पास। ओके, रेट का मतलब जहाँ पर भी रेट का लफ्ज़ आ जाए मतलब वहाँ पर टाइम का कोई ना कोई अमल दखल है, टाइम का कोई ना कोई रिलेशन है। तो मेरे पास रेट का लफ्ज़ आएगा तो डिवाइड में टाइम आएगा। मतलब रेट किसका हम कर रहे हैं, N2 का। डी N2 डी चेंज को शो करता है, डेरिवेटिव को। डी N2 डिवाइडेड बाय dt, ब्रैकेट के बाहर ये मैंने छोटा सा ए बी लिखा है, ये शो कर रहा है कि हम ये रेट इक्वेशन जो निकाल रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन के केस के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, चूँकि हमें तीनों के लिए निकालनी है, एब्जॉर्प्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए भी और स्टिमुलेटेड के लिए, इसलिए जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, तीनों को डिफरेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर ए बी लिखा ताकि ये पता चल सके ये एब्जॉर्प्शन के लिए है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के था, मेरे पास पॉपुलेशन ऑफ एटम्स N1 और डेंसिटी ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इन दोनों के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने एज इट इज़ लिख लिया। देन कैपिटल आर एब्जॉर्प्शन, कैपिटल आर शो कर रहा है रेट को, यानी रेट इक्वेशन को, एब्जॉर्प्शन को, ये ए बी एब्जॉर्प्शन रिप्रेजेंटेड बाय एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू प्लस B12। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करने के लिए मैंने एनी कांस्टेंट यूज़ किया, B12, इसकी एक्सप्लेनेशन भी अभी दूंगी। N1 और साथ में रो न्यू आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास आई है जी रेट इक्वेशन एब्जॉर्प्शन के लिए, फाइनल इक्वेशन है। इसके रिजल्ट्स को भी स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास जो है फाइनल इक्वेशन आई अभी एब्जॉर्प्शन की, इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं ये देख लेते हैं। द पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंटेड द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, द पॉपुलेशन N2 ऑफ द एटम एनर्जी स्टेट E2 इंक्रीजेज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो जब कोई भी चीज़ इंक्रीज़ हो रही होती है तो वो प्लस का साइन होता है, जब डिक्रीज़ हो तो माइनस का साइन। ओके, देन B12 कांस्टेंट हमने क्यों यूज़ किया, B12 इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड आइंस्टाइन कोफिशिएंट। मतलब हम इसको आइंस्टाइन कोफिशिएंट बोलते हैं, रिलेट टू द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जो कि रिलेट करता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के साथ। इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ये रिप्रेजेंट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की प्रोबेबिलिटी को, यानी प्रोबेबिलिटी होते हैं चांसेस, यानी उसके होने के कितने चांसेस हैं। इसी तरह से हम अब जो है स्पॉन्टेनियस एमिशन को पढ़ेंगे और उसकी भी रेट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। स्पॉन्टेनियस एमिशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच एटम्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट जम्प्स बाय इटसेल्फ
to the lower energy state by emitting photon is called the spontaneous emission। इसकी भी फिगर से अच्छे से समझ आएगी। फिगर में क्या होता है, हायर एनर्जी स्टेट में एक जो है इलेक्ट्रॉन या फिर एटम पड़ा होता है, वो खुद ब खुद जो है नीचे की तरफ जंप करता है, लोअर एनर्जी स्टेट E1 की तरफ जंप करता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। ठीक है, इसमें हमें कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। इस प्रोसेस को हम जो है स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। ये है जी हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन की डायग्राम। हमने दो एनर्जी लेवल ही कंसीडर किए, E1 और E2, टू पॉपुलेशन ऑफ एटम्स N1 एंड N2। यहाँ पर हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में, हायर एनर्जी स्टेट में एक एटम जो है वो पड़ा हुआ है, वो बगैर हम कोई भी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन या फिर कोई भी इंसिडेंट एनर्जी नहीं दे रहे, वो खुद ब खुद जो है इटसेल्फ लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जंप करता है। एटम्स जो है एक्साइटेड स्टेट में जो है थोड़ी देर स्टे करता है, वेरी शॉर्ट टाइम स्टे करता है। हमने लास्ट लेक्चर में जो है इसका लाइफ टाइम भी पढ़ा था। दिस शॉर्ट पीरियड इज़ कॉल्ड द लाइफ टाइम। इस शॉर्ट पीरियड को हम बोलते हैं लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम ऑफ नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट इज़ 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी 10⁻⁻8 सेकेंड के टाइम, लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर रुकेगा। ये बहुत शॉर्ट टाइम है, तो उसके बाद ये ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करेगा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं अपने लफ्ज़ों में। कंसीडर आ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट E2 इज़ N2, मतलब पॉपुलेशन ऑफ एटम N2 है, हायर एनर्जी स्टेट E2 है। द पॉपुलेशन N2 ऑफ एटम्स विल डिक्रीजेज ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। यानी ज़ाहिर बात है यहाँ पर पिछले वाले में हमारे पास अब्जॉर्प्शन में हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा था, अब यहाँ पर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। किसकी वजह से? स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन की वजह से इनटू द लोअर एनर्जी स्टेट E1। द एनर्जी डिफरेंस E2 - E1 मस्ट बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। यहाँ पर हमारे पास जो है एनर्जी डिफरेंस E2 और -E1 जो है वो फ़ोटोन की फॉर्म में रिलीज़ होगी। आप पूछेंगे फ़ोटोन क्या है और एनर्जी क्या है? हमारे पास जो है डेल E जो है वो इक्वल होता है H न्यू के। ठीक है, तो ये हमारे पास है E2 - E1 इज़ इक्वल टू H न्यू। ऐसे इस तरह से ये हमारे पास एक एनर्जी, फ़ोटोन की एनर्जी जो है यहाँ से रिलीज़ होती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस और रेडिएटिव। इसका सेकंड नेम जो है रेडिएटिव भी है। इस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस भी बोलते हैं और रेडिएटिव भी बोलते हैं। ये MCQs के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। देन जो है मैथमेटिकल इसका देख लेते हैं क्या होता है। वी नो दैट डेल E इज़ इक्वल टू H न्यू। एनर्जी जो है वो हमारे पास इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी। डेल E चेंज इन एनर्जी है, E2 - E1 इज़ इक्वल टू H न्यू। यहाँ से मैं H को दूसरी साइड पे ले जाऊँगी तो मेरे पास न्यू की वैल्यू जो है वो आएगी E2 - E1 डिवाइडेड बाय H। और देन हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन की जो इक्वेशन है इस प्रोसेस की वो है A स्टैरिक एरो साइन A प्लस H न्यू। स्पॉन्टेनियस डिके जो है वो अकर करता है इन नॉन रेडिएटिव वे में। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है MCQs के लिए कि ये नॉन रेडिएटिव वे में जो है वो अकर करता है सिर्फ। एनर्जी डिफरेंस E2 - E1 जो है इन नॉन रेडिएटिव डिके अपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग एटम। मतलब हमारे पास जो डिफरेंस एनर्जी का जो है ये डेल E जो है वो नॉन रेडिएटिव डिके में ही नमूदार होता है, काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। देन रेट इक्वेशन देखते हैं इसकी। अब हम जो है स्पॉन्टेनियस एमिशन की रेट इक्वेशन को देखते हैं। द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी डेंसिटी रो न्यू। ठीक है, मतलब हमारे पास रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, यानी इसका ना कोई रिलेशन नहीं है एनर्जी डेंसिटी के साथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ एटम N2, यानी ये डिपेंड करती है पॉपुलेशन ऑफ एटम N2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है यानी इसका जो है डायरेक्ट रिलेशन है, N2 का डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके ऑफ द हायर एनर्जी स्टेट। मैथमेटिकल क्या है? द रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2। ठीक है, ये है dN2 डिवाइडेड बाई dt स्पॉन्टेनियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म किया तो -A21 आया। माइनस इसलिए आया क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रही थी थॉरली,
Population N2 of atoms will decreases due to the spontaneous transition into the lower energy state E1। यानी जो हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ एटम वो डिक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज़ की वजह से यहाँ पर जो है माइनस साइन आ गया मेरे पास। इसको मैं इक्वेशन 1 का नेम दे देती हूँ। अब यहाँ से इसकी जगह पर आर, कैपिटल आर मतलब रेट इक्वेशन, और ये साथ में एस पी स्पॉन्टेनियस को शो कर रहा है, इज इक्वल टू -A21N2। ये हो गई मेरे पास रेट इक्वेशन आ गई स्पॉन्टेनियस एमिशन की। देन मेरे पास इसकी जो है, चूँकि हमने शुरू में कहा था कि नॉन रेडिएटिव डिके के लिए ये जो है जस्ट अकर करता है, तो नॉन रेडिएटिव डिके के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एक रेडिएटिव टाइम कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। द स्पॉन्टेनियस एमिशन और रेडिएटिव टाइम कांस्टेंट इज डिफाइन एज टॉ स्पॉन्टेनियस। ये टॉ जो है वो टाइम को शो कर रहा है, इज इक्वल टू 1/A21। ये एज इट इज़ आपको याद करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से A21 की वैल्यू निकालती हूँ तो ये मेरे पास इक्वल आएगा 1/टॉ स्पॉन्टेनियस। इक्वेशन 1 जो है हमने पहले भी नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, जस्ट ताकि हमें आगे यूज़ करने में आसानी रहे। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर A21 इज इक्वल टू 1/टॉ स्पॉन्टेनियस, जस्ट मैंने ए की वैल्यू निकाली, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये भी इक्वेशन हमारे पास यूज़ होगी। अब हमने मेन बात करनी है इस स्पॉन्टेनियस एमिशन में। हमने कहा था कि स्पॉन्टेनियस डिके जो है वो सिर्फ अकर करता है नॉन रेडिएटिव डिके में। ठीक है, मतलब हमारे पास जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो E2 माइनस E1, एनर्जी का जो डिफरेंस E2 माइनस E1 जो है नॉन रेडिएटिव डिके में वो अपेयर होता है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में और इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। मतलब मेन बात जो है कि स्पॉन्टेनियस डिके जो है वो अक्कर करता है नॉन रेडिएटिव डिके में। तो द रेट ऑफ नॉन रेडिएटिव डिके इज़ dN2 डिवाइडेड बाई dt, और ये मैंने लिखा NR मतलब नॉन रेडिएटिव के लिए, इज इक्वल टू -N2 डिवाइडेड बाई टॉ NR। ये भी NR नॉन रेडिएटिव टॉ पहले हमने जो है अभी टाइम कांस्टेंट स्पॉन्टेनियस के लिए निकाला। तो अगर मैं बात करती हूँ उसके लिए नॉन रेडिएटिव के लिए तो NR लगा दूँगी। यहाँ से अब जो है फ्रॉम इक्वेशन 2 मेरे पास कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है। इससे मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जस्ट क्या करूँगी, N2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा और ये dt जो है वो यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की है, जस्ट इक्वेशन 2 को उठाकर यहाँ से जस्ट N2 को लेकर डिवाइड में चली गई और dt को लेकर जो है यहाँ मल्टीप्लाई में चलेगी। अब यहाँ से ये बोथ साइड इंटीग्रेट हो रहे हैं, इन्हें बोथ साइड जो है इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ से ये कांस्टेंट था, मैंने इसे बाहर ले लिया, जस्ट मैंने dt पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब यहाँ से मेरे पास आ गया, जब भी नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो इंटीग्रेशन में, तो वो लॉग की फॉर्म में आता है, लॉग N2 आ जाएगा, यानी लॉग और फंक्शन इज इक्वल टू -A21 कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। dt का जब मैं जो है इंटीग्रेट इसको करूँगी, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देता है, तो जस्ट t बच गया प्लस एनी कांस्टेंट c, मैंने कांस्टेंट यूज़ किया, इसको मैंने जो है कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन कंडीशन लगाएंगे हम, बाउंड्री कंडीशन, टाइम को 0 पुट किया है हमने, N2 t इज इक्वल टू N2, यहाँ पर 0 आ गया। अब यहाँ पर टाइम, चूँकि टाइम के लिए ही हम ले रहे हैं, यहाँ पर भी टाइम आएगा, टाइम, तो यहाँ पे 0 आ गया, इज इक्वल टू A21, यहाँ पर भी 0 पुट कर दिया मैंने t की जगह पर, प्लस c कांस्टेंट। यहाँ से c की वैल्यू मैं बाहर निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगी इज इक्वल टू लॉग N2 0। अब इस वैल्यू को जो है c की वैल्यू को मैं यहाँ पर 1 की जगह पे इक्वेशन ये 1 जो है इसमें पुट कर दूँगी यहाँ c की जगह पे, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। c की जगह पर log N2 0 पुट कर दिया। यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँगी, log वाली दोनों टर्म एक तरफ कर लूँगी और ये वाली एक तरफ। यहाँ से मेरे पास log N2 यानी log की प्रॉपर्टी है हमारे पास, जब माइनस हो रही होती हैं दो टर्म्स तो उसे हम डिवाइड में लिख सकते हैं, log N2t डिवाइडेड बाई N2 0 इज़ इक्वल टू ये टर्म एज इट यहाँ पर रही। अब यहाँ से मुझे N2t की वैल्यू चाहिए, इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा, ये दूसरी साइड पे यहाँ से मैंने एंटी लॉग ले लेना है। ठीक है, एंटी लॉग अप्लाई करूँगी बोथ साइड पे, तो लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जस्ट मेरे पास N2 डिवाइडेड बाई t डिवाइडेड बाई N2t डिवाइडेड बाई N2 0 बच गया यहाँ से, इज़ इक्वल टू ये वाली एक्सपोनेंशियल की टर्म में ये पूरी वैल्यू आ जाएगी।
तो मैंने N2T की वैल्यू मुझे चाहिए तो वो यहाँ पर रही, इज़ इक्वल टू ये दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा N2 0, और यहाँ से ये टर्म मेरे पास जो है चूँकि एंटी लॉग लिया तो ये टर्म एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस A21T, ठीक है। N2T इज़ इक्वल टू N2 0, एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस ये T एज इट इज़ रहा, और A21 की जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दी। अभी हमने जो है रेडिएटिव टाइम कांस्टेंट से वैल्यू निकाली थी, मैं आपको दिखाऊं अगर, ये आप लोग देख सकते हैं रेडिएटिव टाइम कांस्टेंट जो हमने अभी निकाला था यहाँ से, तो यहाँ से A21 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/tau स्पॉन्टेनियस। तो बस मैंने A21 की जगह पर 1/tau स्पॉन्टेनियस जो है वो पुट किया, माइनस साइन एज इट इज़ रहा, और A की जगह पर 1/tau स्पॉन्टेनियस और T भी एज इट इज़ रहा। तो ये मेरे पास आ गई है नॉन रेडिएटिव डिके के लिए वैल्यू। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 5, ओके। इसके स्पॉन्टेनियस एमिशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। मैं बिल्कुल इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करती हूँ कि स्टूडेंट्स पेपर में अच्छे से अटैम्प्ट कर सके, उन्हें एक अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन मिल सके। इस तरह से मैं टॉपिक को कवर करके जो है समझाने की कोशिश करती हूँ, अलग से हेडिंग देती हूँ हर चीज़ की, ताकि बच्चे जो हैं पेपर में पैनिक ना हो। फीचर्स देख लेते हैं। नो आउटसाइड कंट्रोल, कोई भी आउटसाइड कंट्रोल ना हो। प्रोबेबिलिस्टिक्स इन नेचर, यानी प्रोबेबिलिटीज़ होनी चाहिए नेचर में, यानी चांसेस होने के चांसेस। इनकोहेरेंस लाइट रिजल्ट्स फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ वेव ट्रेन्स ऑफ रैंडम फेजेस, ओके। नॉन मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक्स वन सिंगल लाइट, ओके। लेक ऑफ डायरेक्शनैलिटी, यानी कमी, डायरेक्शनल की कमी। द नेट इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडिएटिंग एटम्स। नेट इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडिएटिंग एटम्स, नंबर ऑफ रेडिएटिंग एटम्स के। उसके बाद हमारे पास अब लास्ट पे है स्टिमुलेटेड एमिशन और फिर उसकी रेट इक्वेशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच इंसिडेंट फोटोन इंटरेक्ट विद द एटम्स ऑफ एक्साइटेड एनर्जी स्टेट E2 एंड कॉजेज इट्स जंप इनटू द लोअर एनर्जी स्टेट E1 इज कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एमिशन। इस प्रोसेस में हमारे पास इंसिडेंट फोटोन जो है वो इंटरेक्ट करता है एटम्स के साथ, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के एटम के साथ इंटरेक्ट करता है, जो कि वजह बनता है उसके जंप की लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ, यानी E1 की तरफ। ये प्रोसेस हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन कहलाता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। लाइट एनर्जी जो है वो सप्लाई की जाती है डायरेक्टली एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए। उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो कभी भी नेचुरल प्रोसेस नहीं होता, इसको हमें कराना ही पड़ता है, ठीक है। स्टिमुलेटेड एमिशन इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, MCQs के लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ओके। देन इसकी भी फिगर बनाकर फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। दो एनर्जी लेवल कंसीडर किए, E1 और E2, यानी लोअर एनर्जी स्टेट और ग्राउंड एनर्जी स्टेट, एंड हायर एनर्जी स्टेट और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। यहाँ पर जो है हायर एनर्जी स्टेट में एक फोटोन पड़ा हुआ है, या फिर हायर एनर्जी स्टेट में एक एटम या फिर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। वो खुद ब खुद यहाँ से कभी भी नहीं हिलेगा जब तक हम जो है उसको खुद से एनर्जी नहीं देंगे। फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी हमने अप्लाई की यहाँ पर, तो देन वो फिर जो है जंप करके, जो कि वजह बना ये एनर्जी देने की वजह से, ये जंप करके लोअर एनर्जी स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट की तरफ आया। The atom of excited state E2 makes transitions to the ground state E1 when incident photon h nu is equal to A2 minus E1, यानी incident photon हमने जब अप्लाई किया, इंटरेक्ट विद द एक्साइटेड एटम, इसने इंटरेक्ट किया एक्साइटेड एटम को, जो ये एटम पड़ा हुआ है इसे। द ट्रांजिशन कॉजेज रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। यहाँ पर जब जो है ये लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आया तो यहाँ पर दो फोटोन की एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई, ठीक है। ये दोनों जो है फोटोन है। एज अ रिज़ल्ट दो फोटोन्स की एनर्जी जो है यहाँ से रिलीज़ हुई, ओके। टू फोटोन्स आर जनरेटेड ड्यू टू द स्टिमुलेटेड एक्शन।
एक जो है इंसिडेंट फोटोन है, वाइल अदर इज जनरेटेड ड्यू टू डी एक्साइटेशन। एक जो है इंसिडेंट फोटोन है यही, और दूसरा जो है वो हमारे पास डी एक्साइटेशन है। फोटोन जो है इमिट करता है स्टिमुलेटेड एमिशन में हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम फ्रीक्वेंसी। ये जो फोटोन इमिट हो रहे हैं इसकी सेम ही एनर्जी है और सेम ही फ्रीक्वेंसी है। ये दोनों फोटोन जो है वो फेज कोहेरेंस है और ट्रैवल करते हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट जो है वो लाइफ टाइम रखती है 10⁻³ सेकेंड। पीछे हमने जो है जब स्पॉन्टेनियस एमिशन पढ़ा था तो उसमें जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा था तो उसका लाइफ टाइम जो था वो 10⁻⁸ सेकेंड था, यानी शॉर्ट लाइफ टाइम। इतने लाइफ टाइम के लिए वो हायर एनर्जी स्टेट में ठहरा था और उसके बाद नीचे आया था। स्टिमुलेटेड एमिशन में इसका लाइफ टाइम जो है यानी मेटा स्टेबल स्टेट 10⁻³ सेकेंड के लिए ये एटम यहाँ पर रुकेगा, उसके बाद ये भी एक शॉर्ट टाइम है, उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा। नतीजे में 2 फोटोन की एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। द एटम्स कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट E2, यानी मेटास्टेबल स्टेट में लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड, इतनी देर के लिए या उससे ज़्यादा रुका। फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट E2 टू द लोअर एनर्जी स्टेट E1 अंडर द एक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो वो एक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन के अंडर यहाँ पर लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आया। उसके बाद हमारे पास इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है वो होती है डेली इज इक्वल टू H न्यू, और ये हो जाएगा मेरे पास E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू। ये होगी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए इक्वेशन हमारे पास A स्टैरिक इज इक्वल टू H न्यू एरोसाइन A इज इक्वल टू 2H न्यू। 2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 2 फोटोन की एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, उसकी सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम ही एनर्जी है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जी रेट इक्वेशन इसकी क्या होगी। रेट इक्वेशन है जी द स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट। पॉपुलेशन ऑफ एटम N2 इन द एक्साइटेड स्टेट E2, ठीक है। जब भी एक्साइटेड स्टेट की बात आई तो हमें पता चल गया कि पॉपुलेशन ऑफ एटम कौन सा है, N2 वाला है। एंड एनर्जी डेंसिटी ये हमारे पास है रो न्यू। ये जो है 2 चीज़ों से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं लिखूँगी यहाँ पर द रेट ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज dN2 डिवाइडेड बाई dt। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज गिवन एज, ठीक है, dN2 डिवाइडेड बाई dt। यहाँ पर ST जो है वो स्टिमुलेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डेंसिटी रो न्यू, और उसके बाद ये है पॉपुलेशन ऑफ एटम N2। यहाँ से मेरे पास ये R कैपिटल R जो है वो रेट इक्वेशन को ही शो कर रहा है, रेट और साथ में ST जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन इज इक्वल टू -B21 N2 रो न्यू आ गया। ये B21 जो है वो कांस्टेंट, हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करके जो है कांस्टेंट लगाया। माइनस साइन इसलिए आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर भी डिक्रीज़ होती है एटम की, एटम्स जो है वो डिक्रीज़ होते हैं। ओके, हम इस रिज़ल्ट को जो है, ये मेरे पास है जी फाइनल रिज़ल्ट स्टिमुलेटेड एमिशन की रेट इक्वेशन का, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर कह देती हूँ 6 कह देती हूँ। आई थिंक लास्ट टाइम तक हमने 5 इक्वेशन का नेम दिया था। अब मैं इसी रिज़ल्ट को जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेयर B21 इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड द आइंस्टाइन कोफिशिएंट। ये A, B, C ये तीनों जो हैं वो आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स हैं। इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। द डायमेंशन ऑफ B21, डायमेंशन जो है B21 की वो हमारे पास होती है टाइम इनवर्स। ये आप लोग बात याद रख लें कि जो डायमेंशन, इम्पॉर्टेंट बात है, डायमेंशन ऑफ B21 इज़ दैट टाइम इनवर्स, ठीक है। ये MCQs में आ सकता है कि डायमेंशन क्या होती है इसकी, तो ये हमारे पास होती है टाइम इनवर्स, इसकी डायमेंशन होती है। B21 जो है वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर ट्रांजिशन पे एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है MCQs के लिए कि ये किस किस पे डिपेंड करता है। ओके, द नेगेटिव साइन represents that the population of atom N2 is decreasing during the stimulated emission। पॉपुलेशन ऑफ एटम N2 जो है वो डिक्रीज़ होता है किसके दौरान, इस स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रोसेस के दौरान। ओके, देन एक इम्पॉर्टेंट बात है
ओके हमारे पास जो है स्टिमुलेटेड एमिशन की और एब्जॉर्प्शन दोनों के आइंस्टाइन कोफिशिएंट जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द आइंस्टाइन कोफिशिएंट बी। दोनों जो है वो आइंस्टाइन कोफिशिएंट बी पे डिपेंड करते हैं। द स्टिमुलेटेड एमिशन इज़ ऑल्सो नाउन एज द इन्वर्टेड एब्जॉर्प्शन। इसका सेकेंड नेम जो है वो इन्वर्टेड एब्जॉर्प्शन भी है। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट बात है। सो देयर कोफिशिएंट्स मस्ट बी इक्वल, तो इसके कोफिशिएंट जो है वो इक्वल होंगे। मतलब मैं एब्जॉर्प्शन के कोफिशिएंट जो हमने कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन के लिए निकाला था आइंस्टाइन कोफिशिएंट B21 इज़ इक्वल टू B21 जो है इन दोनों को इक्वल रख सकती हूँ। नेक्स्ट जब हम और डिटेल से इक्वेशंस करेंगे तो यहाँ पर B12 की जगह पर मैं B21 पुट कर सकूँगी और B21 की जगह पर B12 पुट कर सकूँगी, तो हमें इक्वेशंस सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो ये थी कंडीशन के हमारे पास जो है आइंस्टाइन कोफिशिएंट बी जो है एब्जॉर्प्शन के लिए और स्टिमुलेटेड एमिशन दोनों के लिए जो है वो तकरीबन सेम होता है, तो यहाँ पर इन दोनों को इक्वल रख लिया। अब इसके स्टिमुलेटेड एमिशन के भी कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनको देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो हमारे पास कुछ ये हैं कि कंट्रोलेबल फ्रॉम आउटसाइड, सेम बात है, पिछले में भी ये फीचर्स था। जनरेटेड फोटोन प्रोपगेट इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द स्टिमुलेटेड फोटोन, यानी फोटोन जनरेट होता है और वो प्रोपगेट करता है, मूव करता है वेव्स की फॉर्म में, सेम डायरेक्शन में मूव करता है। फोटोन हैव एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज एंड सेम वेवलेंथ। फोटोन जो है वो एक जैसी फ्रीक्वेंसी रखती है, एक जैसा फेज रखती है, एक जैसी ही वेवलेंथ रखती है। उसके बाद है जी द आउटपुट लाइट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्शनल फेज कोहेरेंस एंड द मोनोक्रोमेटिक, यानी आउटपुट लाइट प्रोड्यूस जो है वो डायरेक्शनल फेज कोहेरेंस होती है और मोनोक्रोमेटिक होती है। ये थे इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स। जिस तरह से स्टिमुलेटेड एमिशन का सेकंड नेम जो है वो इन्वर्टेड एब्जॉर्प्शन भी होता है, मतलब एमसीक्यूज़ में अगर आए तो हमें आसानी रहेगी। इसी तरह से स्पॉन्टेनियस एमिशन का जो है वो सेकंड नेम जो है वो रेडिएटिव होता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम जो है इज़ ऑल्सो नाउन एज द रेडिएटिव। एमसीक्यूज़ के लिए ये याद रखने वाली बातें हैं। आज के लिए इतना ही उम्मीद कर सकती हूँ, मतलब बहुत अच्छे से उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको आज के टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने 100 नहीं 110% जो है वो इनपुट दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इस तरह से टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम में उसे अच्छी तरह जो है वो अटेम्प्ट कर सकें, अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन के साथ जो है पेपर दे सकें। एग्ज़ामिनर ने पेपर प्रेजेंटेशन ही देखनी होती है, आपकी हेडिंग्स देखनी होती है, आपके ये पॉइंट्स बनाए हैं, आपने कौन सी चीज़ हाईलाइट की है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि बच्चों को एग्ज़ाम में पेपर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। आज के टॉपिक का ब्रीफली देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने जो है एब्जॉर्प्शन किया और उसकी रेट इक्वेशन निकाली। उसके बाद मैंने स्पॉन्टेनियस एमिशन किया, उसकी रेट इक्वेशन निकाली। देन लास्ट पे जो है मैंने स्टिमुलेटेड एमिशन को एक्सप्लेन किया अच्छे से और उसकी भी रेट इक्वेशन निकाली। और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिससे नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ आपके बन सकते हैं इस टॉपिक में से। उम्मीद करती हूँ जो भी पूरा लेक्चर सुनेगा उसका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। इस पूरे टॉपिक में बहुत सारे एमसीक्यूज़, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।